फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नावल अमरबेल जिसकी राइटर है उमैरा अहमद, उसकी ये 33वीं एपिसोड है। एंड आई नो मैं बहुत 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 ज़्यादा देर बाद आप लोगों को ये एपिसोड प्रोवाइड कर रही हूँ। एक्चुअली यार मैं ना ज़रा ना वो व्लॉगिंग में बिज़ी हो गई थी। आजकल मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और मैंने 40 डे चैलेंज रखा है, मतलब 40 दिन मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को व्लॉग्स देने हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि जाइए, मेरे नाम से नादिया नवाज़ के नाम से चैनल है जिसका लिंक आप लोगों को मैं इधर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ठीक है। आप लोग सर्च कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। अब तक तो 4 व्लॉग हो चुके हैं, ठीक है। 4 दिनों का मैं कंटेंट प्रोवाइड कर चुकी हूँ, ठीक है। अब आप लोग सुन रहे होंगे तो आज शायद 5वां व्लॉग भी मैंने अपलोड कर दिया होगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर सुनिएगा और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। मैंने बहुत इस पर मेहनत की है क्योंकि मैंने कभी इस तरह की एडिटिंग नहीं की, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था, बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाने का और इनके क्लिप्स बनाने का, वीडियो शूट करने का। तो ये सारी चीज़ें टाइम टेकिंग होती है और आप लोग तो जानते हैं कि मैं इस तरह के बहुत ज़्यादा वो पंगे लेती हूँ। तो अभी भी मैंने इस तरह की, पहले मैंने स्टिचिंग वगैरह सीखी, उस पर भी टाइम लिया। बहुत कुछ मैं करती रहती हूँ, आप लोगों को पता तो है ही। तो आजकल बस मैं ये व्लॉगिंग के पीछे पड़ गई थी। बस टिकटॉक पर तो मेरा व्लॉग वायरल हो गया है। मैंने आज 3रा दिन ही है तो उस पर 36,000 तक तो हो गए हैं, तो मतलब वो वायरल हो गया था। 37,000 समथिंग है, ठीक है। और बाकी वीडियोस पर भी आ रही है रीच। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि आप लोग जाइए और इसको इधर भी वायरल कर दो यार। क्या कहते हैं इसको, यूट्यूब ज़्यादा बड़े बड़े व्लॉग्स नहीं है, मिनी व्लॉग्स हैं, शॉर्ट सीरीज़ है, क्योंकि मैं बड़े बड़े व्लॉग अभी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो खैर अब इस नावल को स्टार्ट करते, मेरी कोशिश तो होगी कि 1-2 सिटिंग में आप लोगों को ये कंप्लीट करके सुना दूँ, लेकिन ऑफ़ कोर्स टाइम टेकिंग चीज़ें और आजकल टाइम निकालना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, साइनॉप्सिस भी साथ में हो रहा है और फंक्शंस वगैरह यूनिवर्सिटी में बहुत बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में शायर अली बरखा आने वाले हैं, तो उसका भी व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं टूर पर गई हुई थी, उसकी भी व्लॉग जर्नी मैंने बनाई है। तो मतलब बहुत बहुत मज़े के व्लॉग हैं, मुझे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप लोगों को भी आएंगे। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग जाकर देखिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और शेयर भी करना है और अपना फ़ीडबैक भी देना है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस 33वीं एपिसोड को बगैर किसी देर के। क्या हुआ जुनैद? जुनैद की अम्मी ने कुछ चौंक कर उसे देखा। उसका रंग फक था। वो अखबार के निचले हिस्से में मौजूद एक नोटिस पर नज़रें जमाए हुए था। क्या हुआ? उन्होंने दोबारा कदरे तशवीश से उसे पूछा। जुनैद ने सर उठाकर उन्हें देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं। कोई ख़ास खबर है अखबार में जिसे देखकर परेशान हो गए हो? उसकी अम्मी ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसने अखबार को तह करने की कोशिश की, मगर उसकी अम्मी ने हाथ बढ़ाकर उससे अखबार ले लिया। जुनैद ने मज़ाहमत नहीं की। वो अब सामने टेबल पर पड़े चाय के कप को घूर रहा था। जुनैद की अम्मी ने अखबार को अपने सामने फैलाकर उसी पेज पर एक नज़र दौड़ाई जिसे जुनैद देख रहा था। उन्हें उसकी परेशानी की वजह जानने में वक्त दिक्कत नहीं हुई। अखबार के निचले हिस्से में कोने में जली हरूफ का एक नोटिस मौजूद था। मेरी नवासी अलीज़ा सिकंदर की शादी, जो मोरखा 25 मार्च को तय थी, कुछ नागज़ीर वजूहात की वजह से मुलतवी कर दी गई है। मैं अल्तवा के लिए उन तमाम लोगों से बहुत ज़्यादा माजरत हुआ हूँ जिन्हें दावती कार्ड अरसाल किए जा चुके हैं। मिसिज़ माज हैदर। नीचे अलीज़ा के घर का पता दर्ज था। जुनैद की अम्मी को जैसे करंट लगा। बेयकीनी के आलम में उन्होंने जुनैद को देखा। मिसिज़ माज ने शादी कैंसिल कर दी है? क्यों? वह अखबार हाथ में लिए शौक के आलम में थी। अम्मी, मैं नहीं जानता, जुनैद ने कहा। मगर वो ये कैसे कर सकती हैं? बल्कि क्यों करेंगी, और वो भी हमसे पूछे बगैर? जुनैद की अम्मी को यकीन नहीं आ रहा था। अगर वो अलीज़ा के घर का एड्रेस ना जानती होती तो शायद अलीज़ा और नानो का नाम देखने के बावजूद उन्हें इस नोटिस की सदाकत पर यकीन नहीं आता। अभी कल तो मेरी बात हुई है उनसे और उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। फिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ा? वो परेशान हो गई थी। तुम्हारी अलीज़ा से कब बात हुई है? कल, जुनैद ने कहा। कोई इस तरह की बात की उसने? नहीं अम्मी, मैंने आपको बताया, उसकी अम्मी रात को बाहर से आई हैं और वो इस शादी के लिए ही आई हैं। अलीज़ा ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, जुनैद ने कदरे वजाहती अंदाज में कहा। मगर ये बात कहते हुए भी उसके जहन में 2 दिन पहले अलीज़ा के साथ होने वाली गुफ्तगू और फिर अलीज़ा की खामोशी थी।
उसकी छठीस पुकार पुकार कर कह रही थी कि इस नोटिस की वजह अलीज़ा के सामने उसका वो इंकशाफ ही था जिससे उसने बहुत मामूली समझा था, मगर जो उसकी अब तक की सबसे फाश गलती साबित हुआ था। और जब उसके अपने घर वाले उस वजह तक पहुंचेंगे तो फिर खुद वो भी ज़ेरे अताब आ जाएगा। मैं फ़ोन करती हूँ मिसेज़ मास को। आखिर हुआ क्या है? लाइन बिजी है। कुछ देर बाद उन्होंने रिसीवर कान से हटाते हुए कहा, आखिर हुआ क्या है जो उन्होंने इस तरह नहीं बिना बताए हमसे पूछे बगैर शादी मुलतवी कर दी है? वो बुड़बुड़ा रही थी। अब तो कार्ड तक तकसीम हो चुके हैं और अभी थोड़ी देर में हर तरफ से कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। हम लोग क्या जवाब देंगे? उन्होंने जुनैद को देखा। ये कि हमें पता नहीं कि क्यों शादी मुलतवी हो गई है, उन्होंने कहते हुए एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। फिर पहले की तरह वो कुछ देर फ़ोन कान से लगाए बैठी रही। फिर उनके चेहरे पर मायूसी झलकने लगी। उन्होंने फ़ोन का रिसीवर नीचे रख दिया। लाइन अभी तक बिजी है। जुनैद, तुम मुझे उनके घर ले चलो, उन्होंने अचानक जुनैद से कहा। फ़ोन पर बात करने के बजाय बेहतर है कि मैं उनसे आमने सामने बात करूं। अम्मी, इस वक्त इतनी सुबह सुबह? कुछ देर बाद। अम्मी ने उसकी बात काट दी। कुछ देर बाद? मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मैं यहाँ बैठकर वक्त गुजरने का इंतज़ार नहीं कर सकती। अभी थोड़ी देर में जब ख़ानदान और जानने वालों की कॉल्स आना शुरू होंगी तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? बेहतर है मैं तब तक उनसे मिल आऊँ। किसी को कुछ बताने के लिए मेरे पास कुछ तो हो सकता है उन लोगों को वाकई कोई मसला हो, कोई सीरियस मसला, इस वजह से वो हमें इन्फॉर्म नहीं कर सके इस शादी के अल्तवा के बारे में। वो अब किसी मुहिम सी उम्मीद के तहत कह रही थी या शायद खुद को बहला रही थी। तुम अलीज़ा के मोबाइल पर रिंग करो। उन्हें अचानक ख्याल आया। जुनैद ने कुछ कहने के बजाय टेबल पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल उठाकर अलीज़ा का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। मोबाइल ऑफ था। अम्मी, मोबाइल ऑफ है, उसने मोबाइल कान से हटाते हुए बताया। वो कुछ देर उसका चेहरा देखती रही। तुम्हारे और अलीज़ा के दरमियान कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? उन्होंने अचानक जुनैद से पूछा। अम्मी, झगड़ा क्यों होगा? जुनैद उस सवाल के लिए तैयार नहीं था। देखो जुनैद, अगर तुम्हारे और उसके दरमियान ऐसी कोई बात हुई है तो मुझे बता दो, उसकी अम्मी ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा। अम्मी प्लीज़, आप मुझ पर यकीन करें, मेरा और उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ, जुनैद ने बेचारगी से कहा। वो इस वक्त 2 दिन पहले उसके साथ होने वाली गुफ्तगू के बारे में अपनी अम्मी को बताने की जुर्रत नहीं कर सकता था। फिर तुम मुझे उनके घर ले चलो। यहाँ बैठकर वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि हम वहाँ चले। वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अम्मी प्लीज़, आप पहले बाबा को जगाकर उनसे बात करें, फिर उनके घर जाने के बारे में सोचें। हाँ, मुझे पहले तुम्हारे बाबा से बात करनी चाहिए। मेरी गैर मौजूदगी में वो उठ गए तो यहाँ अखबार में इस नोटिस को देखकर परेशान होंगे। मैं उनको जगाती हूँ। वो हजरत में वहाँ से चली गई। जुनैद ने एक बार फिर मोबाइल उठाकर नानो का नंबर डायल किया। लाइन अभी भी बिजी थी। उसने अलीज़ा का नंबर डायल किया। मोबाइल ऑफ था। मोबाइल रखकर वो एक बार फिर अखबार उठाकर उस नोटिस को देखने लगा। उसे पूरा यकीन था कि इस नोटिस के पीछे अलीज़ा के अलावा और कोई नहीं था। नानो का अगर इस तरह का कोई इरादा होता तो वो कल उससे जिक्र करती या कम अज़ कम उससे उखड़े हुए लहजे में बात करती, मगर उन्होंने हमेशा की तरह बड़ी खुश दिली के साथ उससे बात की थी। अलबत्ता अलीज़ा, उसका अजीब गुमसुम सा लहजा उस वक्त उसे नहीं खटका था, मगर अब खटक रहा था। वो पछता रहा था कि उसने अलीज़ा से कल दोबारा मिलने की कोशिश नहीं की। सिर्फ फ़ोन करना क्यों काफ़ी समझा। हो सकता था कि वो उसके पास चला जाता तो दोनों के दरमियान इस मौजू पर दोबारा गुफ्तगू होती और अलीज़ा इस तरह का कदम ना उठाती जिस तरह का उसने अब उठाया था। मगर अब ये सब पछतावे के अलावा और कुछ नहीं था। तकरीबन 10 मिनट के बाद उसके बाबा रम्मी दोबारा वहाँ आए और वो इस दौरान 3-4 बार नानो का नंबर मिला चुका था, मगर राब्ता करने में नाकाम रहा था। बाबा के चेहरे से परेशानी वाज़ेह थी। दिखाओ मुझे, कौन सा नोटिस है? उन्होंने अंदर आते ही जुनैद से कहा। तुमने दोबारा फ़ोन मिलाया? उसकी अम्मी ने एक बार फिर पूछा। लाइन बिजी है, उसने अखबार अपने बाबा को देते हुए कहा। उसके बाबा ने खड़े खड़े एक नज़र उस नोटिस पर डाली और उनके चेहरे की संजीदगी और परेशानी में इजाफा हो गया। हाँ, फ़ोन पर बात करने से बेहतर है कि हम उनके घर चले। आखिर इतना बड़ा कदम उन्होंने इस तरह कैसे उठा लिया? उन्होंने अपनी बीवी की तरफ मुड़ते हुए कहा। तुम्हारी मिसेज़ मास से कब बात हुई थी? उन्होंने अपनी बीवी से पूछा। कल रात हुई थी। उन्होंने कतई कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि वो इस तरह का कोई कदम उठाने का सोच रही हैं, जुनैद की अम्मी ने कहा। मगर वो ऐसा क्यों करेंगी? इस रिश्ते में उनकी पसंद शामिल थी। वो तो वक्तन फ़वक्तन तुमसे फ़ोन पर बात भी करती रही हैं, फिर वो इस तरह क्यों करेंगे? जुनैद के बाबा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। और बिलफ़र्ज़ वो ऐसा करना चाहती भी तो भी वो इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करती कि खुद ही ऐसा कोई नोटिस दे देती। वो यकीनन पहले हम लोगों को मतला करती, और वो ना करती तो मिसेज़ मास तो ज़रूर करती। जुनैद, तुम गाड़ी निकालो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। तुम भी हमारे साथ ही उनके घर चलो। उन्होंने जुनैद को हदायत दी। पापा, मेरा जाना मुनासिब होगा? जुनैद के बाबा ने हैरानी से उसे देखा। क्यों मुनासिब नहीं होगा? बेहतर यही है कि तमाम बात तुम्हारे सामने हो।
जी बाबा, जुनैद ने जी कड़ा करके कहा। तुम गाड़ी निकालो, हम लोग आते हैं, उन्होंने जुनैद की अम्मी के साथ कमरे से निकलते हुए कहा। वो कुछ कहे बगैर खुद भी उनके पीछे ही बाहर गैराज की तरफ निकल गया, मगर उस वक्त वो बेहद परेशान था। उसे अंदाज़ा था कि अगले चंद घंटों में एलिज़ा के घर पर उसके बाबा की वालिदैन की मौजूदगी में क्या गुफ्तगू होने वाली थी, और उससे अब और बहुत सी दूसरी बातों की तरह अपने उस झूठ पर भी पछतावा हो रहा था जो कुछ देर पहले उसने अम्मी से बोला था। बेहतर है कि वहाँ जाने से पहले मैं अपने पेरेंट्स को सच बता दूँ, उसने गाड़ी निकालते हुए फैसला किया। अखबार देखते हुए उमर के माथे पर बल पड़ गए। अखबार के सफ़े पर नज़रें जमाए हुए उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। लाहौर, इस नंबर पर कॉल मिलाओ, उसने अपने ऑपरेटर को नानो का नंबर देते हुए कहा। रिसीवर वहीं रखते हुए उसके चेहरे पर उलझन थी। आखिर गिरानी ने शादी को मुलतवी क्यों किया है? क्या प्रॉब्लम है? वो एक बार फिर अखबार देखते हुए सोच रहा था। वो अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस पहुंचा था और अखबारात पर सरसरी सी नज़र डालते हुए उस नोटिस पर उसकी नज़र पड़ गई। यके बाद दीगरे उसने चारों अखबारात को देख लिया। चारों में ही वो नोटिस मौजूद था। उसका पिछले कई दिनों से नानो के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ था। खुद जुनैद के साथ भी उसका राब्ता हुए कुछ दिन गुजर गए थे। फ़ोन की बेल बजी। उमर ने फ़ोन उठा लिया। सर, बात करें, ऑपरेटर ने कॉल मिलाते हुए कहा। चंद लम्हों के बाद दूसरी तरफ से नानो की आवाज़ सुनाई दी। हेलो हेलो ग्रैनी, मैं उमर बोल रहा हूँ, उमर ने कहा। हाँ उमर, कैसे हो तुम? नानो की आवाज़ में कुछ हैरत थी। मैं भी ठीक हूँ। तुम लाहौर में हो? नहीं, लाहौर में नहीं हूँ। तो फिर इतनी सुबह सुबह कैसे कॉल कर लिया? नानो ने बलाखिर अपनी हैरत का इजहार कर ही दिया। मैं अभी अभी ऑफिस आया था और अखबार देख रहा था। अखबार में आपका नोटिस देखकर आपको फ़ोन किया है। अखबार में आपका नोटिस पड़ा है? मेरा नोटिस? वो शशदर रह गई। कैसा नोटिस? आपने अखबार में कोई नोटिस नहीं दिया? अब हैरान होने की बारी उमर की थी। नहीं, मैंने तो कोई नोटिस नहीं दिया। तुम किस नोटिस की बात कर रहे हो? उमर उनके जवाब पर उलझ गया। ग्रैनी, सारे बड़े न्यूज़पेपर में आपके नाम से एक नोटिस है, एलिज़ा की शादी के अल्तवा के बारे में। तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो? ग्रैनी, मैं कोई फजूल बात नहीं कर रहा, नोटिस देखकर आपसे बात कर रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि एलिज़ा की 25 मार्च को होने वाली शादी आपने कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दी है। उमर ने नोटिस पर एक नज़र डालकर अखबार टेबल पर फेंक दिया। मेरे खुदा, तुम क्या कह रहे हो? मैं क्यों उसकी शादी कैंसिल करूँगी? नानो की आवाज़ से उनकी परेशानी का अंदाज़ा हो रहा था। कौन से अखबार में है ये नोटिस? चारों बड़े न्यूज़पेपर्स में। मैंने चारों न्यूज़पेपर्स मंगवा कर देखे हैं। आपने अब तक अखबार नहीं देखा? नहीं, मैंने अखबार नहीं देखा। मैं तो अभी तुम्हारे फ़ोन पर ही उठी हूँ, नानो ने कहा। समीना अमेरिका से आई थी रात को। हम लोग देर से सोए, इसीलिए सुबह जल्दी नहीं उठी। फिर आप अखबार मंगवाइए, उमर ने उन्हें हदायत की। तुम होल्ड करो ज़रा, उन्होंने कहते हुए फ़ोन रख दिया। अपने कमरे से निकलकर वो बाहर लाउंज में गई। मुलाजिम सफाई करने में मसरूफ़ था। नानो ने मतलाशी नज़रों से लाउंज में इधर उधर देखा और फिर सेंटर टेबल पर पड़े हुए अखबार को उठा लिया। इस शराब के आलम में पहला सफ़ा पलटते ही वो नोटिस उनकी नज़रों के सामने आ गया था। वो जैसे धक से रह गई थी। तेज़ कदमों के साथ चलती हुई वो वापस अपने कमरे में आई और उन्होंने रिसीवर उठा लिया। हाँ उमर, मैंने वो नोटिस देख लिया, मगर मैंने वो नोटिस नहीं दिया, उन्होंने परेशानी के आलम में कहा। तो फिर किसने दिया है? मैं क्या कह सकती हूँ? एलिज़ा की शादी के लिए तो समीना भी कल पाकिस्तान आ गई है, तो क्या अब हम इस तरह के नोटिस देंगे? उन्होंने तेज़ी से कहा। किसी ने हमारे साथ शरारत की है, उन्होंने एक नज़र उस नोटिस पर डालते हुए गुस्से और परेशानी से कहा। उमर संजीदगी से उनकी बात सुनता रहा। नहीं ग्रैनी, ये शरारत नहीं हो सकती। कोई अखबार भी इतना गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता कि किसी तस्दीक के बगैर नोटिस शाया कर दे। कहीं ये नोटिस एलिज़ा ने तो शाया नहीं करवाया? उसे अचानक ख्याल आया। एलिज़ा ने? नहीं, एलिज़ा क्यों करवाएगी? नानो ने कहा। वो इस वक्त कहाँ है? उमर ने पूछा। वो सो रही है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि रात को हम सब लोग देर से सोए हैं। मैं उसे जगाकर इस नोटिस के बारे में पूछती हूँ, उन्होंने कहा। नहीं, आप फ़िलहाल उसे मत जगाइए। मैं चंद मिनटों में आपको दोबारा फ़ोन करके बताता हूँ कि यह नोटिस किसने शाया करवाया है, उमर ने उनसे कहा और फिर फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करते उसने अपने पीए को अंदर बुलाया। खालिद, ये एक नोटिस शाया हुआ है इन चारों अखबारों में। तुम इनमें से किसी अखबार के ऑफिस में फ़ोन करके पता करो कि यह नोटिस किसने शाया करने के लिए दिया था। उन लोगों ने यकीनन उसके शनाख्ती कार्ड का नंबर या उसकी फ़ोटो कॉपी भी ली होगी। तुम ज़रा मुझे ये पता करवा दो और 10 मिनट के अंदर अंदर। उसने अपने पीए को ये हदायत दी। वो अखबार लेकर बाहर निकल गया। उमर कुछ उलझन के आलम में अपनी कुर्सी को घुमाता रहा। ठीक 10 मिनट के बाद पीए दोबारा अंदर दाखिल हुआ। सर, ये खतून ने दिया था, उसका नाम एलिज़ा सिकंदर है। उमर ने उसकी बात काट दी। बस ठीक है, अब तुम जाओ। वो अब दोबारा फ़ोन उठा रहा था और इस बार उसके चेहरे पर पहले से ज़्यादा तशवीश थी। ऑपरेटर ने चंद मिनटों में एक बार फिर कॉल मिला दी। नानो उसकी कॉल की मुंतज़िर थी। हाँ उमर,
उन्होंने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा, कुछ पता चला? ग्रैनी, ये अलीज़ा सिकंदर की तरफ से दिया गया है। नानू कुछ नहीं बोल सकी। अलीज़ा की तरफ से? चंद लम्हों के बाद उन्होंने बेयकीनी से कहा, उसने आपसे ऐसी कोई बात की थी? नहीं, उसने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो तो शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। जुनैद के साथ उसका कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? हाँ, दोनों के दरमियान कोई झगड़ा तो हुआ है। वो चौंक गया। कब? परसों। परसों? वो उसके साथ शॉपिंग के लिए गई हुई थी, फिर रात को वापस आई तो बहुत चुप चुप थी। जुनैद से मुझे पता चला कि वो उससे नाराज़ थी। नानू ने तफसील बताते हुए कहा, मगर कल तो वो झगड़ा ख़त्म हो गया था। उसने जुनैद को फ़ोन किया था, दोनों के दरमियान बात हुई थी। नानू अब उलझ रही थी। आपने जुनैद से या अलीज़ा से झगड़े की वजह पूछी? मैंने जुनैद से तो नहीं पूछी, मगर अलीज़ा से पूछी थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। नानू ने कहा, मैं उससे जगाकर पूछती हूँ कि ये क्या हरकत है, आखिर उसने ये क्यों तय कर लिया है कि उसने हमेशा मुझे परेशान ही करते रहना है। नानू को अब उस पर गुस्सा आने लगा था। ग्रैनी, आप उसे उठाइए ज़रूर, मगर झिड़कने की बजाय उसे समझाने की कोशिश करें, बल्कि फूफो से कहें कि वो उसे समझाए। ज़्यादा बुरा भला मत कहिए, उमर ने उनसे कहा। जितना मुझे उस लड़की ने परेशान किया किसी ने नहीं किया। उससे अंदाज़ा ही नहीं कि उसकी इस बचकाना हरकत के कितने बुरे नताइज निकल सकते हैं। जुनैद की फैमिली क्या सोचेगी हमारे बारे में, और ख़ुद अलीज़ा के बारे में। नानू को तशवीश हो रही थी। अब तक यकीनन वो भी इस नोटिस को देख चुके होंगे। तुम खुद सोचो कि उनका सामना कैसे करूँगी। आप जुनैद की फैमिली के बारे में परेशान ना हो, मैं उन्हें अभी फ़ोन करता हूँ। मैं उन्हें समझा लूँगा, उनकी तरफ से आपको कोई मसला नहीं होगा, वो बहुत अच्छे लोग हैं। उमर ने नानू की परेशानी कम करने की कोशिश की। लेकिन अभी जो कॉलों का तांता बन जाएगा पूरे ख़ानदान की तरफ से, तो उसका मैं क्या करूँगी? आप सिर्फ ये कह दें कि शादी 1 माह आगे कर दी गई है, अगली डेट के बारे में उन्हें बाद में बता दिया जाएगा। उमर ने उन्हें मशवरा देते हुए कहा। और वो वजह पूछेंगे तो? रहनी, कोई भी वजह बता दे, लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो तस्दीक करते फिरें। उमर ने कदरे झुंझला कर कहा। और जो अयाज और मेरे दूसरे बेटे फ़ोन करके पूछेंगे, उनसे मैं क्या कहूँ? उनसे तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। पहले आप अलीज़ा को जगाकर उससे बात करें, फिर ये सोचें कि आपको किससे क्या कहना है। उमर ने कहा, मैं अब जुनैद को फ़ोन कर रहा हूँ ताकि उसे भी कुछ तसल्ली दे सकूँ। अगर उसने या उसके घर वालों ने ये खबर पढ़ ली है तो वो भी बहुत परेशान होंगे इस वक्त। उमर ने बात ख़त्म करते हुए खुदा हाफिज़ कहा और फिर फ़ोन रख दिया। जुनैद गैराज से गाड़ी निकालने के बाद अंदर आया था। जब उसने अपने मोबाइल की बिप सुनी, दूसरी तरफ उमर था। जुनैद को अंदाज़ा हो गया था कि वो भी नोटिस पढ़ चुका होगा। रस्मी अलैक्सलाह के बाद जुनैद ने छूटते ही उससे पूछा, नानू ने शादी को मुलतवी क्यों किया है? वो उमर और अलीज़ा की तरह उन्हें नानू ही कहता था। ग्रैनी ने ऐसा नहीं किया। तो फिर किसने किया है? जुनैद ने हैरान होकर पूछा। अलीज़ा ने। जुनैद कुछ बोल नहीं सका। उमर को उस पर यकदम इस तरह छा जाने वाली खामोशी कुछ अजीब लगी। उसने ऐसा क्यों किया है? जुनैद ने कुछ देर बाद मध्यम आवाज़ में कहा, यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ, तुम मुझसे पूछो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम दोनों का क्या कोई झगड़ा हुआ था? उमर ने बराह रास्त मौजू पर आते हुए कहा। उमर, मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ। सिर्फ परसों मैंने उसे ये बात बता दी थी कि तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो। क्या? उमर बेख्तियार चिल्लाया। हाँ, मैंने उसे ये बात बता दी। और क्या बताया तुमने उसे? मैंने उसके दिल से तुम्हारे खिलाफ गलत फहमियाँ निकालने की कोशिश की। वो तुम्हें अपना दुश्मन समझ रही थी। मैंने उससे ये कहा कि मेरी और उसकी शादी तय करवाने में भी तुम्हारा हाथ है, और अगर तुम उसके दुश्मन होते तो तुम ऐसा क्यों करते? तुम दुनिया के सबसे अहमक इंसान हो। उमर ने गुस्से के आलम में उसकी बात काटी। तुम्हें इस तरह की फजूल बातें करने की क्या ज़रूरत थी? फजूल बातें? ये कोई फजूल बात तो नहीं है। मैंने उसे थोड़े से हक़ाइक़ बताने की कोशिश की थी। जुनैद ने कहना चाहा। तुम अपने हक़ाइक़ अपने पास रखा करो। जब तुमसे मैंने कहा था कि तुम उससे मेरे बारे में कभी कोई बात मत करना, तो फिर तुम्हारा दिमाग क्यों ख़राब हो गया था? उमर, क्या सारी उम्र ये झूठ नहीं चल सकता था? उसे शादी के बाद भी तो पता चलना ही था। बाद की बात और थी, और ज़रूरी नहीं है कि बाद में भी उसे बताया जाता, और हो सकता है कुछ अरसे बाद उसकी नाराज़ी ख़त्म हो जाती। उमर ने नाराज़ी के आलम में उसे कहा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस कदर नाराज़ हो सकती है। जुनैद ने शिकस्त खोरदा अंदाज में कहा। मुझे था, इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था, मगर तुम्हें तो कोई परवाह नहीं होती कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहरहाल अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है। जुनैद ने कहा। तुम्हारे घर में पता चल गया है इस नोटिस के बारे में? ज़ाहिर है, अम्मी ने सुबह अखबार में पढ़ा था। क्या रिएक्शन है उनका? बहुत परेशान है, उन्होंने बाबा को भी बता दिया। हम लोग अभी नानू की तरफ ही जा रहे हैं, जुनैद ने उसे कहा। और मैंने उन्हें अभी तक उस नोटिस की वजह नहीं बताई। वो यही समझ रहे हैं कि मुझे इस नोटिस की वजह का कोई कुछ नहीं पता, और ना ही मेरा और अलीज़ा का कोई इख्तलाफ हुआ है। जुनैद, तुम उनसे कहो कि अगर वो अभी वो ग्रैनी की तरफ ना जाएं।
उमर ने कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्रैनी से बात की। अलीज़ा उस वक्त सो रही थी। मैंने उनसे कहा था कि वो पहले अलीज़ा की अम्मी से बात करें और फिर अलीज़ा से बात करें। अगर अभी तुम लोग वहाँ चले गए तो मामला ज़्यादा बिगड़ेगा। तुम उनसे कहो वो अभी वहाँ ना जाए। लेकिन मैं उन्हें क्या कहकर रोकूं? तुम्हारा रेफरेंस देकर रोकूं? हाँ, तुम कह देना कि तुम्हारी मुझसे बात हुई है। मैं ग्रैनी से कहता हूँ कि वो खुद आंटी को फ़ोन करें, लेकिन अभी कुछ देर के बाद, फौरी तौर पर नहीं। उमर ने उसे हदायत दी। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ। जुनैद ने उसे कहा। पहले की निस्बत वो अब कुछ मुतमईन नज़र आ रहा था। बस मैं फिर अभी कुछ देर बाद तुम्हें रिंग करूँगा। अगर इस नोटिस के वजह से कोई कॉल तुम्हारे घर आई तो तुम आंटी से कहो कि वो यही कहीं कि शादी अगले महीने तक मुलतवी कर दी गई है। कोई भी वजूहत हो सकती है। उसने फ़ोन बंद करते करते कहा। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने गुस्से में आकर ये कदम उठा लिया है। थोड़ा समझाएंगे तो उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। वो अलीज़ा का दफ़ा कर रहा था। और फिर इसमें ज़्यादा कसूर खुद तुम्हारा है। जब तुम्हें इस बार मैंने मना किया था तो फिर तुम्हें इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। ना तुम ऐसी बात करते, ना वो गुस्से में आकर इस तरह की हरकत करती। बहरहाल मैं तुमसे कांटेक्ट में हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। जुनैद को तसल्ली देने के बावजूद खुद वो ज़्यादा मुतमईन नहीं था। ये ऐसी सूरत हाल थी जिसका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था। उसे सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी जुनैद और उसकी फैमिली से महसूस हो रही थी। कम अज़ कम उनका ऐसा कोई कसूर नहीं था कि वो इस तरह की परेशानी का सामना करते। जुनैद की फैमिली को ये अंदाज़ा नहीं था कि जुनैद उमर के कहने पर अलीज़ा से शादी कर रहा था। उनका यही ख्याल था कि जुनैद को वो पसंद आ गई थी, इसलिए वो उससे शादी करना चाह रहा था। वरना शायद इस वक्त उमर की पोजीशन ज़्यादा ख़राब होती, मगर वो जुनैद के सामने खफ़त महसूस कर रहा था। कुर्सी के पुश से टेक लगाए, होंठ पींचे, वो बहुत देर तक उस सारी सूरत हाल के बारे में सोचता रहा। आखिर वो जुनैद को किस तरह इस परेशानी से निकाल सकता था जिसका शिकार वो दर हकीकत उमर की वजह से हुआ था। आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। दस्तक की आवाज़ पर अलीज़ा ने दरवाज़ा खोला। मुलाजिम खड़ा था। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। उसने मुड़कर वॉल क्लॉक पर एक नज़र डाली। आज उसे उठने में वाकई देर हो गई थी। 15 मिनट बाद जब वो लाउंज में आई तो उसने नाना और मम्मी को वहाँ बैठे देखा। वो बेहद मुतफक्किर नज़र आ रही थी। एक लम्हा के लिए अलीज़ा की उनसे नज़रें मिली। फिर वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई जहाँ नाश्ता लगा हुआ था। मम्मी अखबार उठाकर उसकी तरफ आ गई। ये क्या हरकत है अलीज़ा? कौन सी हरकत? उसने डबल रोटी पर जैम लगाते हुए कहा। वो उस वक्त तक उन दोनों की वहाँ मौजूदगी और उन चेहरों पर नज़र आने वाली तशवीश की वजह जान चुकी थी। ये नोटिस जो तुमने शाया करवाया है। समीना अखबार उसके सामने टेबल पर रखते हुए खुद भी एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। अलीज़ा ने नोटिस पढ़ने के बजाय अखबार को हाथ से एक तरफ कर दिया और स्लाइस पर जैम लगाना जारी रखा। अपनी शादी कैंसिल कर दी है तुमने? समीना ने इस बार कदरे तेज़ आवाज़ में कहा। और तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरा नाम इस्तेमाल करे कि इस तरह के नोटिस दो? अपने नाम से देती ये नोटिस। इस बार नानो भी गुस्से के आलम में उठकर डाइनिंग टेबल के पास आ गई। अलीज़ा पर उनके गुस्से का कोई असर नहीं था। मैं अपने नाम से ये नोटिस दे सकती थी, मगर उस पर आपको ये एतराज़ होता कि मैं इतनी दीदा दलेर हो गई हूँ कि अपने नाम से ऐसे नोटिस देती फिर रही हूँ। उसने इत्मीनान से स्लाइस खाते हुए कहा। आखिर तुमने इस तरह की हरकत क्यों की है? समीना ने इस बार कुछ बेचारगी से कहा। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस शख्स से शादी नहीं करना चाहती। ये सब तुम्हें अब याद आया है जब शादी में 2 हफ्ते रह गए? पहले बताना चाहिए था तुम्हें कि तुम उस शख्स से शादी नहीं करना चाहती। नानू ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। और ये शादी तुमसे पूछकर तय की गई थी। तुम्हारे सर पर थोपा तो नहीं गया था जुनैद को? रिश्ते तय होने से पहले मिलती रही हो तुम। जब मुतमईन हो गई तब यह रिश्ता तय किया गया। बल्कि मैंने तो तुमसे उस वक्त भी ये कहा था कि अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो मुझे बता दो, हम तुम्हारी शादी वहाँ तय कर देंगे। उस वक्त तुम्हें जुनैद पर कोई एतराज़ नहीं था और अब तुम कह रही हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। नानो रुके बगैर बोलती रही। आखिर तुमने ये क्यों तय कर लिया कि तुम हमेशा मुझे और दूसरों को परेशान करती रहोगी? मैं किसी को परेशान नहीं कर रही। शादी मेरा ज़ाती मामला है, इसके बारे में फ़ैसला करने का मुकम्मल हक़ है। इस बार अलीज़ा ने हल्की सी तरशी के साथ कहा। इस हक़ को इस तरह इस्तेमाल करना था तुम्हें? मम्मी मुझे बात करने दे उससे। इस बार समीना ने नानो को रोका। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारी इस हरकत से हमारे और जुनैद के घर वालों पर किस तरह का असर होगा? समीना ने तल्खी से कहा। लोग किस तरह की बातें करेंगे? अलीज़ा ने हाथ उठाकर उन्हें बात करने से रोका। ओह कम ऑन मम्मी, हम किसी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते कि मेरी इस हरकत से हम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उसने नागवारी से कहा। हमारी फैमिली में इतनी छोटी छोटी चीज़ों को कोई माइंड नहीं करता। क्या नहीं हो जाता हमारे तबके में, और आप एक मामूली बात पर इस तरह मुझे मलामत करने बैठ गई हैं। उसने अपना अब स्लाइस प्लेट में रख दिया। वैसे भी तो इतनी तलाक़ें होती रहती है, अगर मैंने सिर्फ मंगनी तोड़ दी है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई?
अलीज़ा, मंगनी तोड़ने का भी एक वक्त, एक तरीका होता है, जिस तरह तुम। अलीज़ा ने एक बार फिर समीना की बात काट दी। मैं आपसे कहती कि मेरी मंगनी तोड़ दें तो आप तोड़ देते? बिल्कुल नहीं। आप इस वक्त भी यही सब कुछ कह रहे होते। आखिर तुम्हें एकदम किस चीज़ ने मजबूर किया कि तुम इतना बड़ा कदम उठा रही हो? इस बार नानो ने कहा। कोई ना कोई वजह तो होगी। मैं अहमक तो हूँ नहीं कि सिर्फ एडवेंचर के लिए ऐसी हरकत करूँ। वही वजह पूछ रही हूँ। नानो, आप वजह है। नानो उसकी बात पर हक्का बक्का हो गई। मैं वजह हूँ? उन्होंने बेयकीनी से उसे देखा। हाँ, आप वजह, जिन्होंने हमेशा मुझे 5 साल की बच्ची के अलावा और कुछ समझा ही नहीं। अलीज़ा ने तल्खी से कहा। तुम? अलीज़ा ने उनकी बात काट दी। आपने आदत बना लिया कि मुझसे हर बात में झूठ बोलेंगी, हर मामले में मुझे अंधेरे में रखेंगी। शायद आपका ख्याल है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि हकीकत से मुझे आगाह कर दिया जाए। तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? नानू ने इस बार गड़बड़ाते हुए कहा। मैं ठीक कह रही हूँ। अगर सब्र का कोई पैमाना है तो मेरा पैमाना अब लबरेज हो चुका है। मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम अब आप लोग मुझे अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारने दें। अपनी उंगलियों पर कठपुतली की तरह बांध कर मुझे नचाने की कोशिश मत करें। लिज़ा, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि जुनैद उमर का दोस्त है? नानो दम बखुद रह गई। और उमर ने आपसे मेरी और उसकी शादी करवाने के लिए कहा है। जब आप जानती थी कि मैं उमर को किस हद तक नापसंद करती हूँ तो फिर आपने मुझे जुनैद के मामले में धोखे में क्यों रखा? उसकी नाराज़ी में अब इजाफा होता जा रहा था। मैं उस आदमी की शक्ल तक देखना नहीं चाहती और आप मुझे उसके बेस्ट फ्रेंड के पल्ले बांध रही हैं, और वो भी मुझसे पूछे बगैर। वो रुके बगैर कहती गई। आप हमेशा ये जाहिर करती रही कि जुनैद और उसकी फैमिली को आप पहले कभी जानती ही नहीं थी, जबकि आप उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ थी। मैं सोचती थी कि जुनैद कितनी जल्दी आपसे इतना बेतकल्लुफ़ हो गया है, हालांकि ये बेतकल्लुफ़ी तो कई सालों की थी। अलीज़ा, तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया है? यकीनन किसी ने तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की है। नानू ने कुछ देर बाद उस शौक से संभलते हुए कहने की कोशिश की। मुझे ये सब कुछ खुद जुनैद ने बताया। उसने मुझे गुमराह करने की कोशिश की है। अब भी उसके बारे में कुछ कहना चाहें तो कह दे। हो सकता है मुझे ही हमेशा की तरह कोई गलत फहमी हुई हो। उमर ने मुझे जुनैद से तुम्हारी शादी के लिए मजबूर नहीं किया था। नानू ने मदाफाना अंदाज में कहना शुरू किया। उन्हें अंदाज़ा था कि अलीज़ा अब उनकी हर बात को शुबा की नज़र से देखेगी। उसने सिर्फ मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हें जुनैद से मिलवाऊं। अगर तुम लोगों के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई तो फिर इस रिश्ता को तय किया जा सके, मगर मजबूर नहीं किया। नानो बोलती रही। जुनैद हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था, ना सिर्फ वो खुद बल्कि उसकी फैमिली भी। मैं वाकई उसे बहुत सालों से जानती थी, इसलिए मैं उमर को इनकार नहीं कर सकी। तुम पर यह बात जाहिर नहीं की गई थी, मगर शादी के सिलसिले में तुम पर कोई दबाव नहीं डाला गया। तुमसे ये नहीं कहा गया कि तुम सिर्फ जुनैद से ही शादी करो और किसी के साथ नहीं कर सकती। मैंने इंतखाब का हक तुम्हें दिया था और तुमने खुद जुनैद के हक में फ़ैसला किया था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वो उमर का इंतखाब है। अलीज़ा ने कहा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। आपको नहीं पड़ता, मगर मुझे फ़र्क पड़ता है। और आपने इस 1 साल के अरसे में एक बार भी मुझे ये बताने की कोशिश नहीं की कि। नानू ने उसकी बात काट दी। तुम्हें बताने से क्या होता? तुम उस वक्त भी यही करती जो अब तुम कर रही हो। हाँ, मैं उस वक्त भी यही करती जो मैं अब कर रही हूँ। अलीज़ा ने गुस्से से कहा। आखिर मैं एक ऐसे शख्स से शादी क्यों करूं जो मुझसे किसी दूसरे के कहने पर शादी कर रहा है? आपको ये पता है कि वो मुझसे सिर्फ उमर के कहने पर शादी कर रहा है? लिज़ा, ऐसी बात नहीं है। कोई किसी के कहने पर किसी से शादी नहीं करता। इस बार समीना ने एक लंबी खामोशी के बाद मदाखलत की। उसने मुझे खुद ये बताया कि वो मुझसे उमर के कहने पर शादी कर रहा है, और उमर के कहने पर वो मुझसे ही नहीं किसी से भी शादी कर सकता था। उसने वैसे ही कह दिया होगा। जुनैद जैसा लड़का इस तरह किसी के कहने पर कहीं भी शादी करने वालों में से नहीं। तुम्हें तो अब तक उसकी नेचर का पता चल जाना चाहिए। मुझे हर चीज़ का पता चल चुका है। मैंने इसीलिए ये फ़ैसला किया मुझे उमर के किसी दोस्त से शादी नहीं करनी। मगर इसमें उमर का कसूर है, जुनैद का तो कोई कसूर नहीं है। क्यों कसूर नहीं है? वो भी बराबर का कसूरवार है। उसने भी मुझसे झूठ बोला था। और उसके घर वाले, उन्होंने क्या किया है? मुझे उसके घर वालों की परवाह नहीं है। अलीज़ा ने धड़ल्ले से कहा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम उसके घर इतना आती जाती रही हो और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें उनकी परवाह नहीं है। नानो ने सिर्फ झिड़का। तुम और किसी का नहीं तो मेरा ही एहसास कर लो। मैं अपने शौहर को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो 1 हफ्ते तक यहाँ आ रहे हैं और तुम। अलीज़ा ने समीना की बात काट दी। मम्मी, आपके शौहर आपका मसला है। मुझे परवाह नहीं है कि वो आपके या मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जहाँ तक उनके पाकिस्तान आने का ताल्लुक है, आप उन्हें फ़ोन पर आने से मना कर दें। उन्हें बता दें कि शादी कैंसिल हो गई है। अलीज़ा ने 2 टोक अंदाज में कहा। और वजह क्या बताऊं मैं उन्हें? समीना ने सुलगते हुए कहा। जो मर्जी बता दे। अलीज़ा, आखिर क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतनी ज़िद्दी तो कभी भी नहीं थी।
इस बार नानू ने बेचारगी से कहा। हाँ मैं नहीं थी, मगर अब हो गई हूँ, उसने सर झटकते हुए कहा। अभी तुम्हारे अंकल्स के फ़ोन आने लगेंगे, मैं किस किस को क्या कहूँगी। अयाज का तुम्हें पता है वो। नानू ने कुछ कहने की कोशिश की। मुझे अयाज अंकल या किसी भी दूसरे अंकल की कोई परवाह नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी है, जो चाहूँ इसके साथ करूँ। वो डाइनिंग टेबल से उठ खड़ी हुई। समीना ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम एक बार अपने फैसले पर फिर सोचो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मुझे पता है, मगर मैं फिर भी ये गलती करना चाहती हूँ, वो दो टोक अंदाज में कहते हुए डाइनिंग टेबल छोड़कर चली गई। मम्मी आपने इसकी कैसी तरबियत की है? समीना ने उसके उठते ही अपनी माँ से कहा। तुम मेरी परेशानी में अपने इल्ज़ामात से इजाफा मत उठ करो। उसकी तरबियत सिर्फ मेरा फ़र्ज़ नहीं था, इतने सालों में तुम्हें भी कभी उसकी थोड़ी बहुत खबर ले लेनी चाहिए थी। उसके बाप की तरह तुम भी हर जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर बैठ गई। नानू ने तलखी से कहा। मम्मी आपका ख्याल है कि मैंने उसका ख्याल नहीं रखा? इतनी बाकायदगी से मैं फ़ोन पर उससे राब्ते में रही, कई बार मैंने छुट्टियों में उसे अपने पास रखा, हर माह मैं बाकायदगी से उसके लिए पैसे भिजवाती रही, और आप कह रही हैं कि मैंने हर जिम्मेदारी आप पर छोड़ दी? ये सारे काम तो सिकंदर भी करता रहा, फिर तो वो भी उतना ही अच्छा बाप हुआ जितनी अच्छी तुम माँ हो। मम्मी प्लीज़ मुझ पर तंज मत करें। समीना ने सिकंदर के नाम पर उन्हें टोका। तो फिर तुम मुझे क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही हो? मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रही, मैं सिर्फ उसका रवैया देखकर परेशान हो गई हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह ज़िद्दी हो गई है। पहले तो मुझे खुद भी नहीं पता कि वो पिछले 5-6 सालों में क्यों इस तरह की हो गई हो। ये ज़िद उसमें पहले नहीं थी, ना ही इतनी खुदसर थी ये, मगर बस जब से मास का इंतकाल हुआ ये तो बिल्कुल बदल गई। मास थे तो फिर भी वो और बात थी, उन्हें उसको हैंडल करना आता था। इसके बाद तो मुझे बहुत दिक्कत होने लगी। ये अपने ख़ानदान पर इस कदर तनकीद करती है, शायद ये अखबार में काम करने की वजह से भी हुआ है। पता नहीं कौन कौन सी बकवास है जो इस तक पहुँचती रहती है। नानू ने सर पकड़ते हुए कहा। और अब जो ये नया शोशा छोड़ा है, अभी मुझे ये बताइए कि ये बात नहीं मानेगी तो क्या होगा? कितनी बदनामी होगी सारी फैमिली में मेरी। समीना बुरहान सी होने लगी। मैं उमर से बात करती हूँ, वह यहाँ आए। नानू अपनी कुर्सी से उठने लगी। वो किस लिए आए? समीना हैरान हुई। वो आकर उससे बात करे, समझाए उसे। उमर की बात सुनेगी ये? समीना ने बेयकीनी से कहा। उमर की वजह से ही तो इसने ये सब किया है। आपके सामने कहा है उसने कि वो उमर की शक्ल तक देखने पर तैयार नहीं, और आप कह रही हैं कि उमर को बुलाएंगी, वो बात करेगा उससे? बस वही बात कर सकता है, वही समझा सकता है इसे। नानू ने फ़ोन की तरफ बढ़ते हुए कहा। मम्मी उमर को इतना नापसंद क्यों करती है ये? कई साल पहले तो इसकी ज़बान पर उमर के अलावा और किसी का नाम ही नहीं होता था। आप खुद कहती थी कि उमर से उसकी बड़ी दोस्ती थी, फिर आखिर हुआ क्या? नानू ने मुड़कर समीना को देखा। अलीज़ा उमर से शादी करना चाहती थी। क्या? समीना हक्का बक्का रह गई। आप तो अभी कह रही थी कि उसे कोई पसंद नहीं था। उमर के अलावा और कोई पसंद नहीं था। नानू ने फ़ोन का रिसीवर उठाए हुए समीना के जुमले की तसल्ली की। समीना बेताबी से उठकर उनके पास आ गई। तो मम्मी फिर आपने उमर से उसकी शादी क्यों करवाने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की थी, मैंने उमर से बात की थी, उसने इनकार कर दिया। क्यों? समीना बेख्तियार चिल्लाई। वो अपने बेहतरीन दोस्त से उसकी शादी करवा सकता है, खुद क्यों नहीं कर सकता? आप ही तो कहती रही वो अलीज़ा का बहुत ख्याल रखता है। नानू की आंखों में नमी झलकने लगी। सिर्फ ख्याल नहीं रखता, वो उससे मोहब्बत करता है, उन्होंने मध्यम आवाज़ में कहा। फिर मम्मी फिर इनकार क्यों किया उसने कहा कि मैं फैमिली मैन नहीं हूँ, मैं अच्छा दोस्त बन सकता हूँ मगर अच्छा शौहर या अच्छा बाप मुझे बनना नहीं आता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो। मेरे जैसे टेम्परामेंट के आदमी के साथ वो नहीं रह सकेगी, और दो नामुकम्मल इंसान मिलकर एक मुकम्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, ना कोई परफेक्ट फैमिली बना सकते। और मैं अलीज़ा या उमर जैसे कोई और बच्चे नहीं चाहता। वो ज़िंदगी में बहुत कुछ डिज़र्व करती है, अच्छा शौहर, मोहब्बत करने वाला ख़ानदान, बच्चे, सुकून, बहुत कुछ। और ये सब कुछ जुनैद उसको दे सकता है, मैं नहीं, क्योंकि मेरी तरह जुनैद की शख्सियत पैराडॉक्सिस के ब्लॉक से मिलकर नहीं बनी। मैंने उससे कहा था वो तुमसे मोहब्बत करती है, उसने कहा आज करती है कल नहीं करेगी। मेरे साथ कुछ साल गुजारने के बाद वो इसी तन्हाई का शिकार हो जाएगी जिस तन्हाई का शिकार वो आपके घर में है। मैं जिस फील्ड में हूँ इसमें तो मैं उसे वक्त तक नहीं दे सकूँगा, और फिर मेरी जॉब में मुझे बहुत से ऐसे काम करने होते हैं जो उसे नापसंद है। मैं नहीं चाहता वक्त गुजरने के साथ वो और मैं अपने इस रिश्ते या ताल्लुक़ पर पछताएं। मैंने उसे बहुत समझाया था, मैंने उससे कहा था जहाँ मोहब्बत हो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। उसने कहा कि मैं सिर्फ मोहब्बत चाहता हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मैंने हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ देखा है, मगर मैं अपने और एलिज़ा के रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देख सकूँगा। और मैं जानता हूँ मैं उससे शादी करूँगा तो यही सब कुछ होगा।
मैं किसी दूसरी औरत के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी भी गुजारूंगा तो मुझे वो तकलीफ़ नहीं होगी जो मुझे अलीज़ा के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजार कर होगी। किसी दूसरी औरत की तकलीफ़ देखकर मुझे कोई एहसास जुर्म नहीं होगा, मगर अलीज़ा मेरी वजह से अगर उसे कोई तकलीफ़ पहुँचेगी तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। पछतावे के साथ जीना मुझ जैसे आदमी के लिए बहुत मुश्किल है ग्रैनी, उसने मुझसे कहा था। मैं उससे और क्या समझाती, क्या कहती। फिर मैंने अलीज़ा से वही कहा जो वो कहलवाना चाहता था। मैंने उससे कह दिया कि उमर उससे मोहब्बत नहीं करता, उसके नज़दीक वो सिर्फ एक दोस्त, एक कज़न है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नानो अफसुर्दगी के आलम में कह रही थी। अलीज़ा को उसकी बातों से शौक़ लगा था। शायद उसे लाशऊरी तौर पर यह यकीन था कि उमर भी उससे मोहब्बत करता था, मगर बस फिर उन दोनों के दरमियान जैसे पहले जैसी कोई बात नहीं रही। कुछ वाक़यात भी ऐसे ही हुए कि उमर से उसकी नाराज़गी बढ़ती गई। फिर आपको कभी भी जुनैद के साथ उसकी शादी की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, कभी भी नहीं। अलीज़ा को जब भी ये पता चलता कि जुनैद उमर का दोस्त है वो तो इस तरह मुश्तइल होती। मम्मी आखिर आपने उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश क्यों नहीं की? समीना ने एहतजाजी अंदाज में कहा। मुझे उसके लिए जुनैद से मौजू कोई और लगा ही नहीं। खुद अलीज़ा को भी वो बहुत अच्छा लगा था और पिछले 1 साल में उन दोनों के दरमियान चंद एक इख्तलाफात के बावजूद बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। अलीज़ा उसके घर आती जाती रही है। वो उन लोगों के साथ ज़हनी तौर पर एडजस्ट हो चुकी थी। ना सिर्फ ये, बल्कि मैंने महसूस किया है कि वो उनके साथ बहुत खुश रहती है। मैंने उसकी खुशी और सुकून के लिए ही सब कुछ किया है। वो लोग हमसे बहुत अच्छे और बेहतर हैं, उनका माहौल बहुत अच्छा है। अलीज़ा को ज़रूरत थी ऐसे लोगों की। कहीं और शादी करने की कोशिश करती तो मेरे पास क्या ऑप्शन होते? हर लड़का जुनैद जैसी नेचर और आदतों का मालिक नहीं होता। मुझे यकीन था कि वो जितना केयरिंग है अलीज़ा उसके साथ बहुत खुश रहेगी। सिर्फ इसलिए मैंने जुनैद को दूसरे लोगों पर तरजीह दी। समीना ने इस बार कुछ नहीं कहा। वो उलझी हुई सोफ़े की तरफ बढ़ गई। नानू उमर को कॉल करने लगी। मम्मी, समीना ने एकदम उन्हें मुखातिब किया। नानू ने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा। क्या आप एक बार फिर उमर से बात नहीं कर सकती? समीना ने कुछ अजीब से लहजे में उनसे कहा। मैं उसी से बात करने के लिए उसे फ़ोन कर रही हूँ, नानू ने कहा। वो एक बार फिर नंबर डायल करने लगी। मम्मी, मैं इस मामले की बात नहीं कर रही। तो फिर? नानू एक बार फिर फ़ोन करते करते रुक गई। क्या आप उमर से एक बार फिर अलीज़ा की शादी की बात नहीं कर सकती? तुम क्या कह रही हो समीना? मम्मी, आप एक बार फिर उमर से बात करें, उसे यहाँ बुलाइए। इस बार मैं भी उससे बात करूँगी, हो सकता है मान जाए। अगर अलीज़ा उससे मोहब्बत करती है तो क्या ये बेहतर है कि हम उसकी शादी उसी के साथ करें? समीना, अलीज़ा उससे मोहब्बत करती थी, अब नहीं करती। अब वो जुनैद से मोहब्बत करती है। नहीं, वो जुनैद से मोहब्बत नहीं करती। अगर उसे जुनैद से मोहब्बत होती तो वो कभी भी इस तरह शादी ना करने का फ़ैसला ना करती। वो ये फ़ैसला कर ही ना सकती। उसे अब भी उमर से मोहब्बत है और ये बात आप और उमर भी अच्छी तरह जानते हैं। फिर क्यों उसकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं? समीना ने कहा। और जुनैद, उसका क्या होगा? अगर ऐसा मुमकिन भी हो जाए तो उसका क्या होगा? तुम उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकती हो? मम्मी, मुझे उसकी तकलीफ़ की कोई परवाह और कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की परवाह है। मुझे जुनैद से हमदर्दी है, मगर अगर अलीज़ा उसके साथ खुश नहीं रह सकती तो बेहतर है वो उसके साथ ना रहे। समीना ने कदरे खुदगर्जी और शायद साफ गोई से कहा। वो दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे समीना। नहीं, वो दोनों एक साथ खुश नहीं रहेंगे। अगर आप उमर से बात नहीं करेंगी तो मैं खुद उमर से बात करूँगी, और अगर उमर मेरी बात पर रज़ामंद नहीं हुआ तो फिर मैं जहांगीर से बात करूंगी या फिर मैं अयाज़ भाई से बात करूंगी। समीना ने दो टोक अंदाज में कहा। अलीज़ा उसी वक्त अपने कमरे में वापस आई। उसने मोबाइल को बजते सुना। बेड के पास आकर उसने मोबाइल को उठाकर उस पर आने वाला नंबर देखा। वो उमर जहांगीर का नंबर था। उसने बेख्तियार अपने होंठ भींच लिए। कुछ देर तक वो हाथ में पकड़े मोबाइल को देखती रही, फिर उसने उसे ऑन कर दिया। हेलो अलीज़ा, कैसी हो तुम? दूसरी तरफ उमर की आवाज़ सुनाई दी थी। बहुत अच्छी हूँ, अलीज़ा ने बड़ी लापरवाही से कहा। उसे खिलाफ मामूल उमर की आवाज़ सुनकर गुस्सा नहीं आया था, बल्कि ये सोचकर एक अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ था कि अब वो परेशान होगा। तुमने ऐसा क्यों किया है? वो कुछ देर की खामोशी के बाद बोला। मैं ऐसे ही, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था किसी एडवेंचर के लिए। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि मैं कितनी मैच्योर हूँ। अलीज़ा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं तो कर रही हूँ। तुम्हें अपने इस फैसले की संगीनी का एहसास है? उमर ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। बहुत अच्छी तरह। उसके लहजे का इत्मीनान उमर को डिस्टर्ब कर रहा था। उमर जहांगीर, मैं तुम्हारे किसी पेट के साथ शादी कभी नहीं करूँगी। उमर कुछ बोल नहीं सका। तुम्हें मुझ पर इतने एहसान करने का शौक़ क्यों है? लीज़ा, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मुझसे शादी नहीं करेगा तो दुनिया में कोई भी नहीं करेगा? वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो एक बेहतरीन इंसान भी है, उमर ने संजीदगी से कहा। बेहतरीन इंसान या धोखेबाज इंसान? तुम्हारा हर दोस्त तुम्हारी ही तरह झूठा और फ्रॉड होता है, और होना भी चाहिए। लीज़ा ने इस बार कदरे तलखी से कहा।
तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम्हारा गुस्सा कब ख़त्म होगा, ताकि मैं तुमसे उस वक्त बात कर सकूं? उमर ने उसकी बात के जवाब में बड़े तहम्मुल से कहा, मुझे अब कोई गुस्सा नहीं है, मेरा गुस्सा ख़त्म हो चुका है। मैं इस वक्त बहुत पुरसुकून हूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा, जुनैद के साथ इस तरह करके तुम्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है। तुम्हारे दोस्त के साथ ऐसा करके मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। अलीज़ा, वो अब सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, तुम्हारा भी कुछ ताल्लुक़ है उससे। ताल्लुक़ था, अब नहीं है, उसने कतियत से कहा। और ये चीज़ मैंने तुमसे सीखी है, चुटकी बजाते हुए हर रिश्ते, हर ताल्लुक़ को ख़त्म कर देना। वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। तो ये थी आज की एपिसोड। इसकी अगली एपिसोड में मिलते हैं। आई नो ये थोड़ी है, बस मैं इस वक्त इतना ही रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।